नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है यादवेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखी कहानी पागी। सुगुन चिड़िया को खेजड़े की डाल पर बोलते हुए देखकर 80 साल का बूढ़ा फरसा भीतर से उल्लासित हो गया। आज सुगुन अच्छे हैं, कोई पावड़ा यानी अतिथि आएगा। फिर उसने अपने नाक के दोनों छेदों के आगे अंगुलियां ले जाकर जोर जोर की सांस ली। उसका विश्वास और गहरा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, आज पावड़ा यानी अतिथि जरूर आएगा। फरसा हरिजन था, सांसी। यह अपने ढंग की जाति होती है। प्रायः इनकी औरतें दिन भर मांगती फिरती हैं, मेहनत मजदूरी करती रहती हैं और मर्द दारू पीकर पड़े रहते हैं। लेकिन फरसा पागी था। पागी यानी पांव के निशानों के जरिए अपराधी को पकड़ने वाला खोजी। लेकिन इधर 20-25 सालों से उसने अपना धंधा छोड़ दिया था और अपने खेत में ही शांत जीवन बिता रहा था। गर्मी में वह नंगे बदन रहता था और सर्दी में वह रुई की एक पूरी बाह वाली फतोई पहनता था। हाँ, अपनी पत्नी, जिसे वह प्यार से डोकरी कहता था, कि मृत्यु के बाद उसकी आकृति खरगोश जैसी कोमल कोमल व्यथा से पुती रहती थी। रात को उसकी झोपड़ी के आगे जब उसके हम उम्र दोस्त चिलम पीने के लिए इकट्ठे होते थे, तो वह अक्सर अतीत की करुणा भरी परछाइयों से घिर जाता था और अपनी पत्नी के बारे में चर्चाएं किया करता था। कहता रहता था, डोकरी स्वभाव से भी घड़ी चोखी थी। पूरा एक युग बीत गया है। उसकी अचानक मृत्यु आज भी उसे याद है। लगता है मानो कल की बात हो। पहली बरखा हो गई थी। घोरों की रेत बर्फ की तरह ठंडी ठंडी लग रही थी। आकाश में छोटी छोटी चितरियां यानी एक तरह का बादल पसरी हुई थी। क्षितिज को चूमता हुआ बादल का एक टुकड़ा उभर रहा था। डोकरी सिर माथे इंढाणी पर कढ़ाई रखे हुए बस्ती की ओर से कुछ खरीदारी करके आ रही थी। तभी उसे सांप ने काट लिया था और वह मर गई थी। फरसे ने कई दिनों तक अन्न नहीं खाया, सुबक सुबक कर रोता रहा था। उन दिनों फरसा पागी के रूप में बड़ा प्रसिद्ध हो गया था। आसपास के गांव में चोरी चपाटी होने या गाय भैंस चुरा लेने पर लोग भागे भागे फरसा के पास आते थे और प्रार्थना करते थे। वह पांव के निशानों को देखकर चोर का पता लगा लेता था। वह अपने काम में इतना माहिर हो गया था कि यदि पांव के अंगूठे का निशान भी मिल जाता तो वह आदमी को ढूंढ लेता था। पथरीली जमीन पर भी उसकी तेज निगाह पांव के चिन्हों को खोज लेती थी। फरसा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था। एक बार इस इलाके में एक अंग्रेज अफसर मिल्टन आया था। उसने जब फरसे के चमत्कार के बारे में सुना तब उसने उसकी एक कठोर परीक्षा ली। उसकी परीक्षा में फरसा खरा उतरा। इस घटना के बाद पागी के रूप में फरसा सर्वश्रेष्ठ कहलाने लगा। लेकिन एक घटना के बाद फरसा को अपने काम के प्रति वितृष्णा भी पैदा हो गई थी। उसने यह काम सदा सदा के लिए त्याग दिया। एक दिन साहूकार चंदन घबराया हुआ सा आया। उसने गिड़गिड़ाते हुए अपने सिर की पगड़ी फरसा के पांव में रख दी और विचलित स्वर में बोला, फरसा, मेरी पगड़ी तेरे चरणों में है, मेरी लाज रख ले। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? साहूकार ने चोर की तरह इधर उधर देखा, फिर सिर झुकाकर कहा, मेरी मोटिया यानी जवान छोरी भाग गई है। सागे 3-4 हजार के जेवर भी ले गई है। किसके सागे? पतो नहीं। रेल से तो नहीं गई? नहीं। आप क्या कह सको? मैं स्टेशन मास्टर को पूछ आया हूँ। फरसा बीड़ी सुलगाकर सोचने लगा। फरसा की बहू तब जीवित थी। वह बाजरी के किक्कड़ सेक रही थी। हंडिया में राव बनी हुई थी। खेजड़े पर कौवा काँव काँव बोल रहा था। फरसा ने साहूकार से कहा, आप पधारो, मैं जिम कर यानी खाकर आ रहा हूँ। देर मत करिए फरसा। नहीं नहीं, आप वहाँ पहुँचेंगे तब तक मैं भी आ जाऊँगा। साहूकार चला गया। फरसा अब भी बीड़ी पी रहा था।
आंगन में कमेड़ी कुछ दानों को चुन रही थी। एक खरगोश फुदकता हुआ आंगन में आकर बैठ गया। कमेड़ी फुर से उड़ गई। डोकरी ने आकर कहा, रोटी बन गई है, जिम लो यानी खा लो। फरसा जल्दी जल्दी खाकर चल पड़ा। साहूकार उसकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। फरसा ने उससे कई बातें पूछी। उसने साफ साफ बताया, 20 रुपए देने को कहा। फरसे ने अपने नंगे बदन पर गमछा डाला और पांव के निशानों के सहारे चल पड़ा। उसकी बगल में पानी की एक लोटड़ी लटक रही थी। गमछे के किनारे तंबाकू, बीड़ी के 3 बंडल और माचिस बंधी हुई थी। पगड़ी में चिलम दबा रखी थी। घर से तालाब की पाल से रिद्रोई यानी वीराना की पगडंडी जो एक ठांडी के पास आकर खत्म हो गई थी, वहां उसने जांच पड़ताल की। एक नीम की छाया के तले बैठकर पसीना पोंछा। कानों की सोने की मुर्कियों को छुआ, पानी पिया। फिर ठांडी वाले से लोटड़ी में पानी भरवाकर आगे चल पड़ा। वहां उसे इस बात का पता लग गया था कि यहाँ एक छोरे छोरी ने तेज भागने वाली एक सांडड़ी किराए पर की थी। वह फिर तेजी से बढ़ने लगा। बीच में नदी पड़ रही थी। नदी के ऊपर छोटा पुल था। उस पुल के पास ही एक और गांव पड़ता था। वह उस गांव में घुस गया। उसने बड़ी चतुराई से उस घर का पता लगा लिया जिसमें वे दोनों छुपे हुए थे। फरसा उसी पग साहूकार के पास लौट आया। उसे सारी स्थिति बता दी। साहूकार ने तुरंत ही अपना ऊंट लिया, थानेदार को सारी स्थिति बताई, उसकी जेब गर्म की। राजाओं के राज्य में पुलिस का जबरदस्त आतंक होता था। दोनों ऊंट पर सवार होकर रात के अंधेरे ही उस गांव में पहुंच गए। सुबह होते ही छोरा छोरी गिरफ्तार। साहूकार ने छोरी की वहीं पर पिटाई की और छोरे को चोरी के अपराध में पकड़वा दिया। उस पर मामला चला। फरसा को अच्छी तरह याद है कि साहूकार ने पैसों के बल पर उस छोरे को, जो उसी की जाति का था, बलात्कार और चोरी के अपराध में फंसाकर 5 साल की कड़ी सजा दिला दी। फरसा को मालूम था कि झूठ का एक जबरदस्त जाल फैलाया गया था। यह कानून भी कितना अंधा है, कुछ भी नहीं देखता है, सब कुछ सुनता है। सुनते सुनते सच में कितना अंतर आ जाता है। छोरा जेल चला गया। फरसा का मन न जाने क्यों जैसे पानी में पत्थर डूबता है, उसी तरह दुख और उदासी में डूब गया। डोकरी ने पूछा भी था, आज आप रो मूड बहुत उतरियोडो है। फरसा ने चिलम में तंबाकू भरी, उसका दम मारकर कहा, इन दोनों छोरे छोरी को पकड़ाकर मैंने चोखो काम नहीं किया। दोनों जने राजी खुशी भागे थे और कितने झूठे चक्कर चलाकर बेचारे को फांस लिया गया। मन में ग्लानि होने लगी है। डोकरी ने थोड़ा आश्चर्य से कहा, मुझे तो अचंभा होता है कि बड़े घर की छोरी भाग क्या गई। फरसे ने डोकरी को किंचित प्रेम भरी दृष्टि से देखा। उसकी ठोड़ी पकड़कर मुस्कुराया, बोला, मरवण, यह दिल की लाग ऐसी ही होती है, तू अचंभी करेगी। उस छोरे ने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा, सारा दोष अपने पर ले लिया। बस इतना ही कहता रहा, मैंने इस छोरी को भगाया है, गुमराह किया है। मैंने इसकी मर्जी के बिना सब कुछ किया, प्रेम के नाम पर ठगा, सिर्फ जबरजन्ना यानी बलात्कार नहीं की। कितना दिलेर छोरा है, सच्चा प्रेम जो करता है। तभी फरसा को दूर से एक छोरी आती हुई दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा, फिर डोकरी से बोला, कौन आ रही है? कोई आती होगी। थोड़ी देर में आकृति स्पष्ट हो गई। चोखी छीट का लहकता हुआ लहंगा, कांचली और ओढ़नी, चेहरा मुर्दा मुर्दा, उसकी हवा उड़ी उड़ी सी। फरसा पहचान गया, साहूकार की बेटी थी वह ललाट में बल डालकर देखने लगा। छोरी की आंखें रोते रोते सूज गई थी। क्यों छोरी, किया आई? तेरा सायपा करने। डोकरी दांत पीसकर बीच में ही बोली, सायपो डाल तू अपने माँ बाप को। मेरे धनी यानी पति ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसने मेरी जिंदगी बिगाड़ डाली है। तू नहीं समझेगी डोकरी कि तेरे धनी यानी
पति ने कितना बड़ा पाप किया है। एक अच्छे भले लड़के को जेल में कैद करा दिया और मुझे कहीं का नहीं रखा। मैं तो गली गली और गुमाड़ गुमाड़ बदनाम हो गई हूँ। लोग मुझे देखकर ऐसे खुसुर फुसुर करते हैं कि मैं लज्जा और एक अजीब से डर से थर थर धूजने लगती हूँ। अब मुझसे कौन भला लड़का ब्याह करेगा? अरे यदि तू 20 रुपए के बदले 2 दिलों के महल मालियों को नहीं तोड़ता तो क्या भूखा मर जाता? ऐसा तो काल तेरे घर में नहीं आया था। तुझे भगवान ने खोजी और पागी चोर उचक्कों को पकड़ने के लिए बनाया है, प्रेम करने वालों को पकड़ने के लिए नहीं। इन रुपयों से तेरे सदा की भूख तो नहीं भागती। वह ना जाने क्या क्या आलाप करती रही, आरोप लगाती रही। कितनी ही बार वह फूट फूट कर रोई, अपने हृदय में उबलते दुखों को उगला, आंसुओं को पिया। फरसा को उसने अपनी पीड़ा से घेर दिया। जब वह छोरी चली गई तब वह डोकरी को बार बार यही कहता रहा कि उसके हाथ से पाप हो गया है, अनिष्ट हो गया है, भगवान छोरी का संकट दूर करे। लेकिन दूसरे दिन ही बावरी परमा ने आकर कहा, फरसा आज तो गजब हो गया, साहूकार की बेटी ने कुएं में कूदकर जान दे दी है। फरसा का खून बर्फ की तरह जम गया, लगा जैसे बावलिए और भुरुट के कांटे उसके तमाम शरीर में चुभ रहे हैं, चिपक रहे हैं। वह एक जगह से भुरुट के कांटे हटाता है तो वे दूसरी जगह चिपक जाते हैं। वह चुपचाप दंश पीड़ा सहता रहा, फिर सिर पर पगड़ी रखकर चल पड़ा। डोकरी में भी पत्थर जैसी जड़ता आ गई थी। वह चुपचाप कुएं पर पहुंचा। कुर्जा पखेरुओं का विलाप था वहां। छोरी की माँ सिर पटककर दहाड़ मारकर रो रही थी। बाप जिसने मेहनत और फुर्ती से इस कांड को एक झूठा नया मोड़ दिया था, वह विमूढ़ता से जकड़ गया था। फरसा की इच्छा हुई कि वह लौट जाए, कहीं यह भीड़ उसे हत्यारा समझकर पीट न दे, पर उस लाश को देखने के तीव्र सम्मोह में वह जकड़ा रहा। आखिर वह लाश के पास पहुंच गया। लाश भीगी हुई थी, खून के छोटे बड़े चकदे कपड़ों पर चमक रहे थे। ललाट बताशे की तरह पिस गया था। नाक और दायां कान कट से गए थे। शेष शरीर ढका था, अतः और कहाँ चोट लगी थी वह नहीं देख पाया। आंखें फटी हुई थी। उसकी माँ ने रोते रोते उसका हाथ ऊंचा किया। हाथ उठकर इस तरह गिरा मानो वह फरसा की ओर संकेत कर रहा हो। उसे ऐसा भी महसूस हुआ कि वह ठंडा ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर है और उसकी फटी हुई आंखें कह रही हैं, तू मेरा हत्यारा है, तू मेरा हत्यारा है। वह पसीने से लथपथ हो गया। उसकी गर्दन की जकड़ संडासी सी कड़ी हो गई। वह आतंकित सा लौट आया। डोकरी ने उसे इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा था। उसके बाद फरसा कई दिनों तक न अच्छी तरह सो सका और न खा सका। वह कहता रहता था, मेरे हुनर ने बेचारी की जान ले ली। इसके बाद उसने एक दिन निर्णय कर लिया कि वह अब पागी बनकर नहीं जिएगा। अपना पेशा छोड़कर वह खेती से ही जीवन गुजारेगा। समय बीतता गया। फरसा फिर कभी भी किसी को खोजने नहीं गया। फिर जीवली उसके जीवन में आई। वह भी सासन थी। वह भी विवाह के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, पर फरसा ने उसे नहीं खोजा। अब जीवली अपने नए पति के साथ नए जीवन में रम गई थी और फरसा को बाबा कहती थी। अनेक वर्ष बीत गए। देश आज़ाद हो गया। उजाड़ व रेतीला भूभाग नहर के आगे से हरा भरा हो गया। सब कुछ तेजी से बदला। रंग ढंग, मूल्य और वातावरण। समृद्धि से इस इलाके में अनैतिकता फैली, चोरियां बढ़ी, पर फरसा ने किसी लालच में आकर अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। शांति और ठहराव था उसके जीवन में। सुकून चिड़िया ने फिर उसके ध्यान को भंग किया। तभी कौवा काँव काँव बोल पड़ा। उसके मन में आशा का संचरण हुआ। जरूर कोई आएगा। उसने पगडंडी की ओर देखा। पगडंडी सुनी सपाट थी, एकदम अकेली, उसके जीवन की तरह। वह टूटकर बैठ गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।